हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। हाँ जी, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कुछ थोड़ा-सा और नया, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए फ़ेज़ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, है एडवांस का पार्ट ही, लेकिन एडवांस में अब आप देख रहे हैं कितना हम इंटरनल डिटेल बात कर रहे हैं, मेमोरीज़ कहाँ हो रही है, प्रोमिसेस कैसे हो रहे हैं, उन सब पे बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारी जो डायरेक्शन है, अब जाएगी हमारे ऑलमोस्ट फाइनल पड़ाव पे, जो कि हमारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट को लेके। काफ़ी डिटेल्स है इसके अंदर भी, लेकिन ये हमें इवेंचुअली लेके जाएगी जावास्क्रिप्ट का और भी इंटरनल डिटेल जानने में, और ES6 के बाद जो एक लेयर लगा दी गई है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको भी हम थोड़ा-सा हटाएँगे और देखेंगे अंदर क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इन सब पे बात करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट से आगे थोड़ा-सा हमारे पास थ्योरी है, जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा बस ऐसे ही। ना इसके लिए कोई प्रॉपर नोट्स हो सकते हैं, ना ज़्यादा कोड हो सकता है। थोड़ा बहुत कोड करके आपको समझाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है वो तो। बट चलिए हम बात करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ सबसे ज़रूरी, पहले हम एक नया यहाँ पे फ़ोल्डर बना देते हैं ताकि ईज़िली हमें पता रहे कि कहाँ से कैसे क्या हो रहा है। चीज़ें ये भी तो ज़रूरी है। तो आई थिंक आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन। एक नया फ़ोल्डर बना देते हैं जिसको नाम देते हैं 10 अंडरस्कोर, और इसको देते हैं क्लासेस। एक्चुअली में क्लासेस तो नहीं बोल सकते, बट ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको हम नाम दे देते हैं। ज़्यादा टेक्निकल सही टर्म तो यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही रहेगा। और इसके अंदर हम बेसिक से कुछ नोट्स वगैरह ये सब लिखेंगे। तो एक एक करके टॉपिक्स पे हमारी चर्चा हो जाएगी। इसी के अंदर एक नोट्स बना लेते हैं, notes.md, ताकि एक्चुअली में हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो पता तो रहे कि किस टॉपिक पे हमने चर्चा करी है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, वो है इज़ JS एन, या फिर डज, डज या डू, ठीक है, डज। डज जावास, और चलिए ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट एंड क्लासेस। हाँ जी, तो मुद्दे की बात यह है कि क्या जावास्क्रिप्ट में क्लासेस होती है? हाँ जी, अब ये अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय है कि क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस होती है? होती नहीं थी, और टेक्निकली देखा जाए तो अभी भी नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आते हैं, और वो जो बैगेज लेके आते हैं ना साथ में, कि मैं सी प्लस प्लस से सीख के आया हूँ, या मैं जावा से सीख के आया हूँ, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही बेस्ट है, वो कहीं ना कहीं गलत है। ऑनेस्टली गलत है, क्योंकि ये जितने भी सिंटैक्स हैं ये सब हैं, ये सब प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम को आप बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग स्टाइल है आपका। अब प्रोग्रामिंग स्टाइल जो होता है वो किसी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल होता है, किसी का फंक्शनल स्टाइल होता है, और भी बहुत सारे काफ़ी अच्छी बुक्स भी है, कभी फुर्सत में आपको बताएंगे उसके बारे में। तो प्रोग्रामिंग स्टाइल्स होती है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है। मैं आपको एक छोटा-सा यहाँ पे चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स भी दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। कभी-कभी यूज़ कर लेना चाहिए चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का यहाँ पे हमारे पास एक रिस्पॉन्स है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या जावास्क्रिप्ट में सही में क्लासेस होती हैं? अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है नहीं होती है, बट उसका रिस्पॉन्स देखिए। यस, जावास्क्रिप्ट हैज़ क्लासेस। अब कुछ लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे और उसके बाद कहेंगे देखिए आपने तो गलत कहा था, जावास्क्रिप्ट में तो क्लासेस होती है। नहीं होती है। ये फीचर एक्चुअली में ES 6 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, ECMAScript 2015, जो कि ES6 भी है, ऑफन रेफर टू ES6, खुद भी बोल रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट जावास्क्रिप्ट इज़ प्राइमरीली अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज। ये जो वर्ड है ना, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बची हुई जावास्क्रिप्ट भी पूरी समझ में आ जाएगी। इसके बारे में पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि प्रोटोटाइप होते क्या हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्लान्ड है, वो भी आपको बताऊंगा। बट हर बात पे ये ध्यान रखिएगा, जावास्क्रिप्ट एक प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ना कि फंक्शनल। सब कुछ प्रोटोटाइप बेस्ड चलता है। इसके ऊपर जो कुछ है वो सिंटैक्टिक शुगर है। क्लासेस यहाँ पे होती है, और ये खुद भी बोल रहे हैं क्लासेस आर प्राइमरली सिंटैक्टिक शुगर, यानी कि सिर्फ वो सिंटैक्स दे दिया गया है ताकि आप कुछ मिस आउट फील ना कर पाए कि क्लासेस नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे वहाँ से भी प्रोग्रामर्स आ रहे हैं, अब जावा के, सी प्लस प्लस के, सब यहीं आ रहे हैं आजकल तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही। तो वो सिर्फ सिंटैक्टिक शुगर है। बिहाइंड द सीन अभी भी प्रोटोटाइप ही चलता है। इनहेरिटेड मैकेनिज्म है, यही चलेगा। In other words, it provides a more familiar syntax for the developers coming from class-based languages such as Java and C++। वो खुद भी कह रहे हैं, हाँ, हमें भी पता ही है कि कहाँ से प्रोग्रामर्स आ रहे हैं। और देखिए, अब यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास क्लास सिंटैक्स भी है, कंस्ट्रक्टर भी है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। से हेलो भी है, सारा काम हो रहा है। बिहाइंड द सीन वापस से प्रोटोटाइप ही हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि पर्सन क्लास हो गई है, सब कुछ हो गया है, से हेलो मेथड है, कंस्ट्रक्टर है, स्पेशल है। ठीक है, मान लिया वहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली में जो नेचर है वो अभी भी यही है। बिहाइंड द सीन वही चल रहा है, अंडर द हुड तो प्रोटोटाइप्स ही हैं। चलिए इस पे आते हैं। और भी बात करेंगे इस पे चर्चा पे, बट अब हमारी बात एक्चुअली में हम मोड़ लेते हैं हमारे थोड़े से और पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये ऊप या ऊप्स जिसको बोलते हैं, ये एक्चुअली में है क्या? देखिए, सबसे पहली बात, ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं अपने आप को।
और प्रोग्रामिंग पैराडाइम का सिंपल सा मतलब है कि आपका कोड लिखने का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या स्टाइल आपको प्रेफरेंस है। और भी कई स्टाइल्स है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शनल, आजकल तो बहुत और भी आ गई है, बुक्स लिख रहे हैं लोग इसके ऊपर पूरा पूरा। बट ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, सिर्फ ये प्रोसेस है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि ठीक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मान लिया, क्लासेस और ये सब दे दी, पर ये जो ऑब्जेक्ट की इतनी कहानी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या? देखिए ऑब्जेक्ट एक्चुअली में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक सिंपल सा आप इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। ये आपको मैं कोड करके भी दिखाऊंगा, कुछ नहीं, मैं प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि वेरिएबल्स या कांस्टेंट मान लीजिए, और मेथड्स वही फंक्शन अपने इससे ज़्यादा और है ही क्या उसके अंदर। तो ये सिंपली इतना ही होता है, और यही बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसी से सारा काम होता है। हम देखते भी आए हैं ऐसे कुछ फंक्शंस ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो कुछ टू लोअर केस टू अपर केस, डेट, ये सब देखे थे, ये सब एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ही तो है, सारा काम वहीं से कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रोमिसेस भी तो हमारे ऑब्जेक्ट ही है, न्यू करके कीवर्ड हम यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे भी वही कहानी है, और काफ़ी जगह काम भी आता है। अच्छा, अब अगर ये हो गई है तो सीधी सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन पूछोगे कि हमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इतनी ज़रूरत ही क्या पड़ी। देखिए ज़रूरत तो नहीं थी, ऐसा सच कोई खास काम चल रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, कोड बड़ा मैसअप हो रहा था। और एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेगेटी कोड करके, यानी कि कोड इतना ज़्यादा मैसअप हो गया है कि उसमें से कुछ भी चंक रीयूज़ नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था, वो तो मैं भी मानता हूँ काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आने से थोड़े हम बाकी के जो जावा के अच्छे फीचर्स हैं वो भी यूज़ कर पा रहे हैं आजकल। जैसे जावा का एक पर्टिकुलर फीचर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है सर्विसेज। आप सर्विसेज बना सकते हो और उसके इंस्टेंसेस ले सकते हो, बाद में बताऊंगा काफ़ी डिटेल में प्रोजेक्ट में। बट उन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ इसके आप ये बोल सकते हैं कंपोनेंट्स बोल सकते हैं इनको, कि कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या फिर पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कुछ पार्ट्स होते हैं एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे वो एक वर्ड यूज़ होता है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। लिटरल का मतलब यहाँ लिटरली है, यानी कि ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो एक ऑब्जेक्ट ही ले रहा हूँ। हाँ जी, यही इसका लिटरल मीनिंग है। जैसे मैं बोलता हूँ आई लिटरली मीन टू, तो दो बोल रहा हूँ मैं, दो ही उसका मीनिंग है, और कुछ मीनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट लिटरल आप कई जगह यहाँ पे सुनोगे। इसके अलावा और कुछ कीवर्ड आप सुनोगे यहाँ पे, जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस और प्रोटोटाइप्स, ये सब मैं आपको और भी बताऊंगा। कुछ कीवर्ड लेते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। सबसे पहला है हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। काफ़ी जगह सुनेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स भी करके दिखाऊंगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस भी आप सुनोगे, और एक आप सुनोगे प्रोटो टाइप, और या फिर इसको प्रोटो भी बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, प्रोटोटाइप्स। इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो हमारे पास आएगा ही आएगा। ऑब्वियसली बात है, क्लासेस में आए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो क्लासेस में ही बात करेंगे। और एक जो इंटरेस्टिंग चर्चा करेंगे हम, वो करेंगे इंस्टेंसेस पे, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि कई लोग इसको न्यू कीवर्ड भी बोलते हैं, न्यू दिस। ये सारा इंस्टेंसेस का ही पार्ट है कि न्यू कीवर्ड, दिस कीवर्ड, ये सब क्यों आए, कहाँ पे आए, कैसे आए, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी थ्योरी के लिए आप हो गए हो प्रिपेयर कि ठीक है ये सब आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसमें बेसिक कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा कि आप खुद ही जाके पढ़िए, वो है हमारे एक्चुअली में 4 कीवर्ड्स। जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं जाने वाले, बट फिर भी आपको बेसिक बता देता हूँ। कई लोग इसको 4 पिलर्स वगैरह, अरे बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। थोड़ा थोड़ा बेसिक बता भी देता हूँ आपको, बाकी आप क्या करिए, सीधा जाइए चैट जीपीटी के पास और उसको बोलिए कि मुझे एक एग्जाम्पल के साथ इनहेरिटेंस और ये सब समझाइए। देखिए, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिटेल्स हाइड कर लेना। अब डिटेल्स हाइड करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फेच। अभी इतना डिटेल में पढ़ा था, आपको नहीं पता इंटरनली क्या क्या काम कर रहा है, तो फेच क्या करता है, आपसे सारी डिटेल्स हटा लेता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही करता है, आपसे इंटरनल डिटेल्स हटा लेता है, ताकि आप चिंता ना करें नेटवर्क कॉल कैसे हो रही है, क्या हो रही है। एब्स्ट्रैक्शन आपको देता है, तो एब्स्ट्रैक्शन जहाँ पे भी आ गया उसको बोला जाता है कि हाँ वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हाँ ठीक है, मान लिया। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट आपका एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन क्या आता है कि यार वही वापस से कि एनकैप्सुलेट कर दो चीज़ों को। और भी अच्छे हैं, बट बेसिकली है कि रैप अप कर देते हैं डेटा का, उसके अंदर से आपको जो मेथड, फंक्शन जो भी चाहिए, डेटा को हमने हाइड कर दिया, एनकैप्सुलेट कर दिया। जो जो आपको एक्सेस करने दिया वो आप कर पा रहे हैं, जो जो नहीं करने देना चाहता वो नहीं कर रहे। तो एनकैप्सुलेट मतलब एक रैपर लगा देते हैं उसके ऊपर। बाकी तो चैट जीपीटी है ही आपको समझाने के लिए। इनहेरिटेंस का जो डिटेल है वो मैं आपको अभी नहीं, मैं एक्चुअली मैं प्रोटोटाइप वाले वीडियो में ही समझाऊंगा, क्योंकि प्रोटोटाइप वीडियो के साथ ही आपका प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, ये सब एक ही साथ आपको समझ में आ जाएगा, जिस तरह से मैं वीडियोस बनाता हूँ या मैं समझाता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म 2 वर्ड से बना है आपके, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब स्वरूप,
बहुत सारे रूप। तो एक ही मेथड आपके कई काम कर देता है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, कंसोल लॉग वगैरह बहुत कुछ है, तो उसी को बोला जाता है। तो ये रेकमेंड करूँगा चैट जीपीटी से पढ़ लीजिए, या कभी थ्योरी पढ़ाने का कभी मन करेगा तब उस टाइम पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम आ जाते हैं हमारे बेसिक फंडे के ऊपर कि जो हमें कोड बेस रिलेटेड और कोड बेस काम पढ़ना है वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। क्लासेस के बारे में थोड़ा आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, op.js नाम दे देते हैं इसको। तो अब सबसे पहली बात आती है, जो हम बात हमारी स्टार्ट करेंगे वो एक्चुअली में ये हम ऑब्जेक्ट लिटरल से स्टार्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट लिटरल एक्चुअली में है क्या। देखिए ऑब्जेक्ट लिटरल है कुछ नहीं, लिटरली एक ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, छोटे यू से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी से बनाइए, ये आपका लिटरली एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या है कि जावास्क्रिप्ट में इसी को ही बेस यूनिट बोला गया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट लिटरल है और वही सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे वहाँ पे क्लासेस होती है, यहाँ पे ये है। तो अब इसके अंदर कर क्या कह सकते हैं, अब यूज़र है तो उसके पास यूज़र नेम भी होगा, तो सपोज़ करिए उसके पास यूज़र नेम हितेश है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके पास और क्या फीचर्स होंगे, लॉगिन काउंट होगा, सपोज़ करिए कितनी बार लॉगिन कर रहा है, सपोज़ करिए कि 8 बार लॉगिन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये लीजिए कोलन सिंटैक्स आ गया हमारा। और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, साइंड इन हो सकता है, साइंड इन, ठीक है जी, साइंड इन की वैल्यू ट्रू, तो देख सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ ये सब हो सकते हैं। तो यही एक्चुअली में आपका ऑब्जेक्ट लिटरल है। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, आपको पता है कोई भी वैल्यू लेना है तो दो तरीके मैंने आपको बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट से भी ले सकते हो और डॉट नोटेशन से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे सपोज करो मुझे यूज़र नेम प्रिंट करना है, प्रिंट करके एज सच कोई हमारा फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो पर फिर भी कर लेते हैं प्रिंट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 10 के अंदर उप्स को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो प्रिंट हो गए थे, इसमें कोई हमने मैजिकल साइंस यहाँ पे किया नहीं है। अब ऑब्जेक्ट लिटरल जब आप इस तरह से बनाते हो तो मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट लिटरल होते क्या है, कुछ भी नहीं, उसके अंदर कलेक्शन होता है, प्रॉपर्टीज़ और मेथड, ये सारे आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आपके एरे के अंदर एक प्रॉपर्टी दी जाती है डॉट लेंथ, वही डॉट लेंथ प्रॉपर्टीज़ है। एरे के अंदर आपको डॉट मैप वगैरह वो फंक्शन भी दिए गए हैं ताकि वो कुछ काम भी कर लें, तो वो काम भी हमें यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गेट यूज़र डिटेल्स, तो यूज़र डिटेल्स आपका ये मेथड है, तो ये लीजिए आपने बना दिया, कहा कि फंक्शन है और ये फंक्शन क्या करता है, आपको कुछ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, या कंसोल लॉग ही करा लेते हैं, रिटर्न तो नहीं कराते, रिटर्न भी करा सकते हैं वैसे तो हम, एक कॉमा यहाँ लगाना हम भूल गए, ठीक है जी, लगा दिया। कंसोल लॉग करा लेते हैं, इसको सिंपली बोल लेते हैं गॉट यूज़र डिटेल्स फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है जी, कैसे भी करके गया होगा, लेके आया है डेटाबेस से डिटेल, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके साथ ही अब आप चाहते हैं कि इसको मैं एक्सेस कर सकूं, तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, गेट यूज़र डिटेल्स रन कराना पड़ेगा, मेथड है, सिर्फ रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। तो हमने रन कराया, जो भी डिटेल में वैल्यूज़ आएगी वो हमें मिल जाएगी, कुछ खास होगा नहीं। गॉट यूज़र डिटेल्स फ्रॉम डेटाबेस, और अनडिफाइंड भी आ गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बट ठीक है, अभी हमारा काम हो गया इतना कि ठीक है इतनी वैल्यूज़ आ गई। लेकिन अब एक मुद्दे की बात ये आती है कि जैसे ही मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, तो ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं हम एक बार, ब्राउज़र कहाँ है हमारा, ये लीजिए ब्राउज़र आ गया, गूगल पे जाते हैं यहाँ से, और मुझे पता है कि इस तरह की चीज़ें मुझे मिलती है प्रॉपर्टीज़ में। जैसे सपोज़ करिए कंसोल के अंदर जाते हैं क्लीन करके, लेट माई एरे, और हम क्या करते हैं, इसको लिटरल वैल्यूज़ दे देते हैं कुछ 1 2 3। तो अब इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि माई एरे के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ अटैच होती है। तो प्रॉपर्टीज़ मुझे पता है लेंथ, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने करी, कुछ मेथड भी असाइन होते हैं। तो मेथड जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि मैप, यहाँ पे मेथड एक अवेलेबल है मुझे, ठीक है। लेकिन उस मैप को ये कैसे पता है कि मुझे 1 2 3 पे ही लूप करना है, क्योंकि एक और भी तो हो सकता है। सपोज़ करिए आपके पास कुछ माई एरे यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे तो 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 और भी वैल्यूज़ है, ऑब्वियस सी बात है, ये लीजिए 6 वैल्यू। तो अब आपको कैसे पता कि जो ये जो मैप है, ये यहाँ पे अगर बात करेंगे मैप के अंदर, क्योंकि मैप मेथड तो एक ही है ना, तो उस पे इस 1 2 3 पे लूप लगाना है या इस पे लूप लगाना है, तो ये जो डिफरेंस आता है कि कैसे पता लगाऊं कि मैं करंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट से मतलब है कि करंट चीज़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मंडे होता है, इस वीक का मंडे अलग है, लास्ट वीक का मंडे अलग था, अगले वीक का मंडे अलग आएगा, तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा ना कि किस मंडे का बात कर रहे हैं आप। तो वहाँ पे ही एग्जैक्टली हमारा दिस कीवर्ड काम आता है कि अभी सपोज करिए आपने यूज़र लिखा, लेकिन हो सकता है आप एक और यूज़र लिख लेते हैं। अब दोनों के अंदर मेथड का नाम तो सेम है ना, मैप, तो मैप तो प्रोटोटाइप में चला गया वहाँ पे। अब उसको कैसे पता लगे कि आप किस पे लूप लगाना चाहते हैं, ये फंक्शन कहाँ पे रन कर रहा है, उसके पैरामीटर्स कितने हैं, तो उन सब कामों के लिए दिस कीवर्ड यूज़ आता है।
अच्छा, दिस कीवर्ड से घबराइएगा मत, प्रोटोटाइप के अंदर ये एक्चुअली में वहाँ जाके असली में क्लियर होता है कि क्या वैल्यू है। अभी क्या है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अभी के लिए, बाद में बताऊंगा कि आप दिस कीवर्ड जब भी यूज़ करें तो आप करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें। इसको मंडे समझ लीजिए, तो अभी इस मंडे की बात कर रहा हूँ तो इन तीनों चीज़ों की बात करूंगा, कहीं और की बात करूंगा यूज़र के अंदर तो उनके मंडे की बात करूंगा। तो आपको यहाँ पे डिटेल्स कंसोल लॉग की जगह अगर मान लीजिए कुछ डिटेल प्रिंट करानी थी, जैसे सपोज करिए आपको करना था कंसोल लॉग ही करना था, चलिए कंसोल लॉग कर लेते हैं, बट बैक टिक्स में करना था और मुझे यूज़र नेम देना था, तो यूज़र नेम कोलन और डॉलर ये। अब यहाँ पे अगर आप यूज़र नेम लिख लेते हैं डायरेक्टली तो देखते हैं क्या होता है। आप पहले प्रिंट करके देखते हैं कि मैंने तो यूज़र नेम यहाँ से लिया और लिख दिया। ठीक है जी, आपने यूज़र नेम लिखा, इसने कहा कि यूज़र नेम नॉट डिफाइंड। भाई कैसे नहीं है, ये यूज़र नेम तो डिफाइंड है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, उसको पता ही नहीं है कौन से यूज़र नेम की बात कर रहे हो, क्योंकि ये जो सब आप लिखते हो एक्चुअली में ये ब्राउज़र पे या नोड के किसी के पास जाता है और वहाँ पे बताया था ना, मेमोरी जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर सब रखा जाता है एक एक करके। तो जब रखा गया तो इसने फंक्शन की डिटेल तो ले ली, ये सारा रख तो दिया, बट उसको पता ही नहीं है यूज़र वेरिएबल क्या है, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर भी तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट याद आया वो बना था, आपने अब बोला ही नहीं उसको कि बाहर से भी कुछ सामान लेना है। तो बाहर से जब आपको सामान लेना है तो उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को बताना पड़ता है कि मैं अपने सामान की बात कर रहा हूँ, तब हम यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब ये दिस कीवर्ड यहाँ पे आ गया तो हमने रन करा, तो अब की बार मुझे पता है कि यूज़र नेम हितेश यहाँ पे आ गया। अनडिफाइंड के बारे में बात करेंगे कि क्यों हो रहा है, क्योंकि फंक्शन रन कर रहे हैं, कंसोल लॉग में कुछ आ नहीं रहा है, वहाँ पे कंसोल लॉग अपने आप में तो एम्प्टी प्रिंट हो रहा है, वो बाद में चर्चा करेंगे, बट ठीक है अभी के लिए हमारे पास इतनी वैल्यूज़ है और इतना कर सकते हैं। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है यहाँ पे तो आपने कर दिया है, लेकिन क्या होता अगर मैं इस यूज़र नेम को भी कमेंट करा देता और यहाँ पे कंसोल लॉग प्रिंट करता कि मुझे तो आप दिस की वैल्यू बताओ कि यहाँ पे दिस की वैल्यू क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं दिस की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो आएगा क्या, वो देखिए। तो इसने मुझे कहा कि अरे करंट कॉन्टेक्स्ट, जो एक वर्ड समझ में नहीं आता अक्सर लोगों को कि किस करंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा करंट कॉन्टेक्स्ट। तो जितना हमारा मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू था वो सारा एक ही साथ रखा गया है और इसको सबके बारे में पता है। तो आपने फंक्शन को बोला कि यहाँ से जाके वैल्यूज़ लो। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है, ये तो हो गया आपका कंसोल लॉग, बट इसको 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे कमेंट करा देते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जो कि आई थिंक सभी लोगों को पता होनी चाहिए बट होती नहीं है, वो ये कि अगर मैं कंसोल लॉग यहाँ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिस में प्रिंट कराऊँ, क्योंकि अभी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है, फंक्शन कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है एग्जीक्यूशन में, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आपके पास आती है एम्प्टी पैरेंथेसिस, मतलब अभी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स में कि ब्राउज़र से निकाल के हमने लेके आए हैं, ये वैल्यू एक्चुअली में चेंज होती रहती है। अब क्योंकि ब्राउज़र के अंदर देखिए बहुत सारी एपीआई एक्सेस है, फेच है, ब्राउज़र रिक्वेस्ट है, डॉम है, बहुत सारी 50 चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप कंसोल लॉग करते हैं तो एक्चुअली में आपके पास ऑलरेडी लॉग के अंदर बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे जब आप कंसोल लॉग दिस करोगे तो आपको विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर हमारी 50,000 चीज़ें हो रही है, जितना भी कैंसिल एनिमेशन, फ्रेम्स, कैशेस, 75 चीज़ें हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जब रन होता है तब आपका दिस का वैल्यू यानी करंट कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं नोड एनवायरनमेंट के अंदर तब हमारे पास कम है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम पता क्या आती है कि अगर देखिए ये तो मैंने यूज़र बना लिया एक और काम भी अपना अच्छे से कर लिया है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। लेकिन अगर मेरे को यूज़र 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ये पूरा का पूरा लेना पड़ेगा और यूज़र 2 बनाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, यूज़र 2 जब बनेगा तो उसके अंदर अलग वैल्यूज़ डलेगी, तो हर बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। सपोज़ करिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा था डेटा का डेटाबेस में डालने के लिए कि यूज़र नेम, लॉगिन, काउंट, साइंड, ये सब मैं डाल दूंगा, मेथड चलिए नहीं डालता हूँ, बट हर बार इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो उस काम को रोकने के लिए एक्चुअली में हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शंस और ये सब आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, तो ये काम अब आपको पता लग रहा है कि क्यों प्रॉब्लम दे रहा है हमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर, क्योंकि हमने नोट्स में देखा था कि मैं कुछ चीज़ों की बात करूंगा। ये चीज़ें तो अभी हमने ऑब्जेक्ट लिटरल के बारे में बात करी कि क्या ऑब्जेक्ट है लिटरल हमारे पास, पहले भी हमने करी थी। दिस कीवर्ड क्या होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट लिटरल की सिर्फ हमने बात करी है। अब बात करते हैं एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक्चुअली में क्या क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन कई बार एक्चुअली में देखा है, मैं कंसोल लॉग हटा देता हूँ सारा क्योंकि ज़रूरत नहीं है अब इसकी। तो आपने अगर याद हो तो हमने कुछ इस तरह का कोड भी लिखा था। हमने बोला था कि प्रॉमिस 1 है हमारे पास, तो सपोज करिए प्रॉमिस 1, और बोला था न्यू और ये प्रॉमिस।
ठीक है जी, ये प्रॉमिस इस तरह से लिखा था। अब क्या बात थी हमारी यहाँ पे कि ये जो न्यू कीवर्ड है ये एक्चुअली में आया कहाँ से और ये क्या काम कर रहा है, और सिर्फ यहीं पे नहीं, आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं ऐसे। जैसे सपोज करिए आप डेट लेते हैं तो भी आप ये बोलते हैं न्यू डेट, इस तरह से मुझे डेट दो, तो यहाँ पे भी आता है। ये एक्चुअली में जो न्यू कीवर्ड है ये एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन करता क्या है, ये सिर्फ आपको अलाउ करता है कि आप मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से, एक ही ऑब्जेक्ट लिटरल से आप मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सको। देखिए अगर एक ही इंस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली बात है, मैं तो खुश हूँ कि मेमोरी के अंदर ज़्यादा जगह नहीं जा रही है, सारा काम हो रहा है। लेकिन कई ऐसी सिचुएशन होती है, स्पेशली जैसे प्रॉमिस डेट, वहाँ पे हमें नया इंस्टेंस ही चाहिए, पुरानी वैल्यूज़ को अफेक्ट मत करो। दिस वगैरह जो बोल रहा हूँ तो अपना अपना कॉन्टेक्स्ट रखो आप वहाँ पे, जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। तो ये जो न्यू कीवर्ड है ये एक्चुअली में नया एग्जीक्यूशनल तो नहीं बट नया कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हमारे पास काम आता है, और इसी को हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन काम कैसे आता है, एक्चुअली में काफ़ी जगह आप इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं, बताते हैं। जैसे आपको ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही बताते हैं, क्लासेस में तो अभी गए नहीं हम। तो क्या है, सपोज करिए कि आप एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है जी, फंक्शन बना रहे हैं। अब ये फंक्शन का नाम है यूज़र। अब देखिए इंटरेस्टिंगली, क्लासेस तो बना ही नहीं रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट भी नहीं बना रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ। अब फंक्शन हमें पता है यूज़र बनाया तो फंक्शन तो एक ही बार रन होता है, उसका तो एक ही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, वहीं पे हो जाता है। पर सपोज करिए अगर मैंने एक यूज़र नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने कहा कि आप मुझे क्या क्या दो, यूज़र नेम दो, यूज़र नेम, और क्या दो, और क्या होते हैं, लॉगिन काउंट दे दो, और क्या दे दो, इज़ लॉग्ड इन। ठीक है, 3 वैल्यूज़ ही ले लेते हैं, इज़ लॉग्ड इन। ये आपने 3 वैल्यूज़ ले ली। अब मैंने कहा कि इन 3 वैल्यू को नेम में सेट करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑलरेडी वेरिएबल है यूज़र नेम, और उसमें आप असाइन कर दो, या फिर माई यूज़र नेम उसमें असाइन कर दो, या आप ऊपर वाला यूज़र नेम। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें नहीं पता कि यार ये जो आप मुझे पास कर रहे हो ये कौन सा वाला यूज़र नेम है और ये कौन सा, किस में क्या असाइन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माई यूज़र नेम तो बड़ा इजीली पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है, ये वाला यूज़र नेम आपका वेरिएबल है, ये वाला यूज़र जो हमारे पास पैरामीटर पास हुआ उसकी वैल्यू है, आर्ग्यूमेंट है, तो काम हो जाएगा। लेकिन अक्सर कोडिंग प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि ये दोनों के नाम हम सेम ही रखते हैं। लेकिन बताएंगे कैसे कि मेरे अंदर के वेरिएबल कौन से और आप कौन से दे रहे हो। तो वापस से वही दिस कीवर्ड, तो ये सिंटैक्स आप काफ़ी देखोगे, दिस डॉट यूज़र नेम। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है ये हमारा वेरिएबल है, और जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है जो आप पास करके दे रहे हो। ठीक है, तो बड़ा ही बेसिक, आप चाहो तो वेरिएबल के नाम अलग लिख दो, बट फिर भी ये दिस का कॉन्सेप्ट तो आएगा। तो एक्चुअली में दिस क्या है, हमने देखा भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज डाले जा रहे हैं, तभी तो दिस डॉट यूज़र नेम, दिस डॉट ये। अभी अगर आपको याद हो तो जस्ट हमने देखा था ना, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डालना है दिस डॉट ये, दिस डॉट वो करके डाले जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक। तो लॉगिन काउंट भी डाल देते हैं, दिस डॉट लॉगिन काउंट, ये नया हमने बनाया, इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जो भी आपने लॉगिन काउंट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस डॉट इज़ लॉग्ड इन, ये आपने दिया, और जो आप पास कर रहे हो वो भी मैंने कर दिया। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ से आप चाहो तो इसको रिटर्न दिस कर सकते हो। रिटर्न दिस करते क्या हुआ, वो जो ऑब्जेक्ट था ना आपने पास ऑन कर दिया। अब जो भी इसके साथ कुछ खेलेगा वो आराम से इस पूरी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम हमारे यूज़र 1। अब यूज़र 1 क्या कर रहा है, हम ज़्यादातर अभी तक यही खेलते आए थे, यूज़र इस तरह से हमने खेला था, और वैल्यूज़ लेते हैं। चलिए इसी तरह से खेलते हैं एक बार, जो अभी तक हम समझते आए हैं, सीखते आए हैं। लॉगिन काउंट कितना है, 12 है, और ये इज़ लॉग्ड इन ट्रू है। ठीक है जी, यूज़र 1 प्रिंट करें, बिल्कुल करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ये लीजिए, प्रिंट किया। वैल्यू क्या आई, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। वैल्यू आई हमारे पास कि पूरा का पूरा ये दिस प्रिंट हो रहा है, क्योंकि उसने रिटर्न हमारे पास दिस किया है एक्चुअली में वैल्यूज़, तो पूरा वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट हो गई है। देखिए बाकी वैल्यूज़ जो आ रही है ना, क्रिप्टो, गेटर, सेटर्स, फैच, ये मैंने आपको बताया था आती है, आप जैसे नोड के अंदर जाते हैं तो फैच यहाँ पे मिलता ही है आपको। तो इन सब को हम इग्नोर कर देते हैं 1 मिनट के लिए, बट हम सिर्फ इस पे जाते हैं, यूज़र नेम और लॉगिन काउंट इज़ लॉग्ड इन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हमें पता ही था कि इसी के अंदर ये आने वाले हैं, और मैं सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस भी कर सकता हूँ, जैसे डॉट इज़ लॉग्ड काउंट है, बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम कब आती है कि सपोज करिए मैंने बोला कॉन्स्ट यूज़र 2, और यूज़र 2 को बोला कि आप भी क्या करिए, यूज़र से बनिए, लेकिन इस बार चाय और कोड। ठीक है जी, तो ये लीजिए, चाय और कोड कर दिया, और बोला आप 11 हो और आप क्या हो, आप फॉल्स हो। ठीक है जी, अब वापस से हम यूज़र 1 की वैल्यूज़ प्रिंट करा के देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, तो इसको रन कराया, अरे ये क्या हो गया, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि यूज़र नेम के अंदर चाय और कोड आ गया है। क्योंकि देखिए
यूज़र टू तो आपने कभी प्रिंट ही नहीं कराया, बट यूज़र टू ने क्या करा, वैल्यूज़ ओवरराइट कर दी सारी की सारी। हाँ जी, सारी की सारी वैल्यू आपकी ओवरराइट कर दी। अब एक बात बताइए, क्या ये वैल्यूज़ जब ओवरराइट हो रही है अच्छा लग रहा है? ये तो पूरा का पूरा कोड ही हमारा बैंड बजा देगा अगर इस तरह से करने लगे तो। इमेजिन करिए 10-15 प्रोग्रामर जब कोड करते हैं और इस तरह से वैल्यूज़ ओवरराइट करोगे तो क्या होगा? हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो प्रोमिसेस वाला वीडियो था उसमें मैं बार-बार न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहा था बिना आपको समझाया। अब समझ में आया क्या कहानी है? चलिए, अब अगर आपके कहानी समझ में आ गई है कि ये सब क्यों हो रहा है, तब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली में जो मैं बात कर रहा था कंस्ट्रक्टर फंक्शन की, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, आपको हर बार एक नया इंस्टेंस देता है, एक नई कॉपी देता है। उस कॉपी के साथ जो भी आप खेलोगे वो आपके हवाले है, आप जो लिख रहे हो वो आपके हवाले है। ओरिजिनल या फिर दूसरे उससे इफेक्ट नहीं होते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक-एक कीवर्ड ऐड कर देना है, इतना ज़्यादा बड़ा भारी कीवर्ड भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आइए और बोल दीजिए कि मुझे तो नया इंस्टेंस दो भाई, पुराना वाला आप अपने पास रखो, मुझे नया दो, मुझे भी नया दो। ठीक है, अब आपने सिर्फ देखिए, अच्छा हमने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, क्लास नहीं लिखी है, बस हम सिर्फ न्यू कीवर्ड का इंपॉर्टेंस यहाँ पे जान रहे हैं। ठीक है जी, वापस से प्रिंट करा लेते हैं। तो अब की बार क्या है, यूज़र देखिए काफ़ी क्लीन हो गया है, न्यू कीवर्ड यूज़ करा है तो वो फालतू का जो मेस है वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है नहीं देना है वो। लेकिन यूज़र नेम हमारे पास हितेश है और यहीं की यहीं आप देख सकते हैं कि जो आप यूज़र टू लिख रहे हैं उसकी अलग कॉपी है अपने पास, वो अपना अलग जो भी उसको खेलना है वो अपना अलग खेल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो अलग अलग, तो हमें ये पता लगा कि एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, ये आपको हर बार एक नया इंस्टेंस देता है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, सपोज करिए अगर मैं रिटर्न दिस नहीं करता तब क्या होता, तब क्या वैल्यूज़ मिलती नहीं मिलती। हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी जानना ज़रूरी है आपको। देखिए अभी भी आपको मिल रहा है, तो आप रिटर्न दिस लिखें या नहीं लिखें, ये एक्सप्लिसिटली नहीं इम्प्लिसिटली बोलेंगे उसको ठीक है, तो इम्प्लिसिटली आपका डिफाइन होता ही है। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, ये मान लो कि है सच कोई ज़रूरत नहीं है, इम्प्लिसिटली डिफाइन होता है। बट ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्या कर रहे हैं। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि वर्बोस कोड लिखो, जावा जितना वर्बोस नहीं, बट इतना तो कि आपको पता लगे कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे वैल्यूज़ आ रही है, कैसे वैल्यूज़ जा रही है। ठीक है, अब क्या है, न्यू कीवर्ड के बारे में कुछ लाइनें आप चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए जैसे ही आप न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसको इंस्टेंस बोला जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा नोड के केस में दिस करा तो एक दिस एम्प्टी कीवर्ड जनरेट हुआ, तो बार बार दिस लिखेंगे तो बार बार एम्प्टी पैरेंथेसिस जनरेट होंगे, जिसको बोलते हैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अब आपके पास एक नया ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट हो गया है तो उसके बाद क्या है, स्टेप 1 में लिख लीजिए कि नया ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो रहा है। सेकंड क्या है, आपका ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो लिख के बताऊंगा अभी मैं आपको, पर सेकंड स्टेप ये होता है कि आपका एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है न्यू कीवर्ड के कारण। अब ये क्या करता है, जितने भी आपके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ये सब उसके अंदर पैक करता है और आपको दे देता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आपका ये जो दिस कीवर्ड है, जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह लिखे हैं वो सब उसके अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं और फोर्थ स्टेप में आपको मिल जाते हैं फंक्शन के अंदर, जैसा कि अभी हमें मिले। तो ये हमारा बेसिक एक एक्चुअली में वर्किंग मैकेनिज्म है जो इंटरनली यहाँ पे चलता है। तो फोर्थ स्टेप का कारनामा है, पहला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दूसरा जो भी आपने यहाँ पे ये सब लिखा है वो सब उसके अंदर पास ऑन हो जाएगा, थर्ड स्टेप के अंदर जो आपका दिस क्रिएट हुआ है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा। तो 3 स्टेप 4 स्टेप जैसा भी आपका मन करे वो बोलिए। तो अब आपको मल्टीपल इंस्टेंस वगैरह सब समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, ये तो हमने जो एग्जाम्पल लिखा है वो लिखा है सिर्फ कि आप सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई रोक रहा है कि आप कोई मेथड नहीं लिख सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस डॉट ग्रीटिंग्स नाम से आपने एक मेथड बना दिया है, मेथड ही बोलेंगे यहाँ, तो वैसे तो है तो फंक्शन कॉल बैक जो पर्ची है बोल। ठीक है, अभी आपने कहा कि यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करना चाहता हूँ, क्या हो गया जी, कहाँ गए हमारे लॉग, कंसोल लॉग, ये लीजिए बैक टेक्स्ट और बोल देते हैं वेलकम और इंजेक्ट कर देते हैं। अब हमें पता है कि दिस कीवर्ड यूज़ करता है क्योंकि करंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, वरना कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा बार बार। तो दिस डॉट यूज़र नेम, ठीक है जी, तो ये यूज़र क्या हो गया, दिस डॉट यूज़र नेम, ठीक है जी। तो अब हमें पता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप अगर इसको रन करोगे दोबारा से कि क्या चीज़ें हैं, तो उसके पास वो मेथड भी अवेलेबल है, फंक्शन ही है। ऑब्वियसली बात है, जब पहली बार यहाँ देखेंगे तो उस फंक्शन की सिर्फ डेफिनेशन ही लोड हुई है, फिर एक और कॉन्टेक्स्ट लोड होगा, वो सारी बातें कई कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब एक्चुअली में बात क्या आती है आपके इस कंस्ट्रक्टर की। अच्छा अभी अगर कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है तो ये क्या प्रॉपर्टी देख सकता हूँ क्या मैं, ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में होता है क्या अवेलेबल, करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कंस्ट्रक्टर तो क्या मुझे मिलता है, हाँ हाईलाइट तो हो रहा है, मतलब कीवर्ड तो है ये। तो कंस्ट्रक्टर बोल रहा है दिस इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर, अच्छा इतनी दूर होती है,
इज़ द स्टैंडर्ड बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा जी, अवेलेबल है, चलिए देखते हैं अगर अवेलेबल है तो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैं बाकी सब चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि हम एक के बारे में फ़ोकस कर पाएँ, वरना पता नहीं लगेगा कहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, कहाँ पे क्या कौन सा लॉक हो रहा है। ठीक है जी, इसको हम पूरा ऊपर कर लेते हैं, क्लीन करके वापस से रन करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमने उसको रन करा कि ये दीजिए, तो इसके अंदर आया क्या है, एक फंक्शन आया है जो कि है यूज़र। तो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी होती क्या है एक्चुअली में? कुछ नहीं होती है, रेफरेंस होती है आपके खुद ही के बारे में। तो देखिए, खुद ही के बारे में रेफरेंस कैसे है? इस यूज़र के बारे में। तो यही आपका बेसिकली एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर होता है। अच्छा, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर के बाद ये भी देख सकते हैं कि क्या ये 2 यूज़र 1, यूज़र 2 अलग-अलग है क्या? एक और आपके पास मेथड होता है, ऑपरेटर होता है बेसिकली इंस्टेंस ऑफ। तो आप चाहें तो इसके बारे में थोड़ा-सा गूगल पे सर्च करके पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कितना स्पून फीडिंग कराएँगे। तो एक मेथड होता है इंस्टेंस ऑफ, तो जावास्क्रिप्ट में देखिएगा तो यहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। अच्छे एग्जांपल भी दे रखे हैं वहाँ पे, थोड़ा-सा पढ़िएगा। वही सेम काम है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपने कार बनाई, उसका मेक, मॉडल, ईयर रखा, फिर ये न्यू कीवर्ड रखा और इंस्टेंस ऑफ से चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या वो सेम ही इंस्टेंस है क्या, ऑटो का ही इंस्टेंस है क्या, और न्यू कीवर्ड के बगैर आप करते हैं तो क्या होता है। तो ये बेसिक है, आप चाहें तो इसको रन करके देख सकते हैं कि ट्रू आ रहा है, और अगर इसी तरह से और भी बना लें तो और भी आ सकता है। तो ठीक है, चलिए वापस चलते हैं हमारी चर्चा पे। अच्छा, यहाँ पे आपका बहुत सारा एनकैप्सुलेशन भी हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन भी हो रहा है। यूज़र को नहीं पता कि कंस्ट्रक्टर मेथड भी है, पहला एब्स्ट्रैक्शन तो यही है। यूज़र को ये नहीं पता ग्रीटिंग्स वर्क्स कैसे कर रहा है इंटरनली, तो ये भी एब्स्ट्रैक्शन है। एनकैप्सुलेशन भी यहीं पे आपको दिखने को मिल रहा है कि यूज़र 1 के अंदर हमने सब कुछ एनकैप्सुलेट करके रख दिया। यूज़र को नहीं मतलब कि हितेश अब यूज़र नेम की प्रॉपर्टी में जाके स्टोर हो रहा है या कहाँ पे स्टोर हो रहा है, हमें कोई मतलब भी नहीं है उससे। ठीक है, काफ़ी डिटेल हो गई, हमारी चर्चा हो गई इस बारे में। चलिए, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो कि कैसे डिटेल्स आ रही है, क्या काम हो रहा है। अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे हम क्लासेस के बारे में, थोड़ा-सा क्लासेस के अब कीवर्ड्स को और उनको एक्सप्लोर करेंगे, बट आई थिंक आपके बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट चर्चा के अंदर थोड़ा-सा हम प्रोटोटाइप और भी इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।